Hello, welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and today we are going to see the basic thermodynamics. So, in this series, we will complete the whole basic thermodynamics, power plant engineering, and along with IC engine, and we will also see the रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. सो आज से हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें बेसिक पूरा ऑलमोस्ट सारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें इंक्लूड रहेगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड आईसी इंजन्स. सो जिन जिन को इस वीडियोस का नीड हो उनको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा अगला वीडियो इसी चैनल पे आएगा. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स. ओके, नाउ हम लोग बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, और हम लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में साथ न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे. ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट आपको लर्न नहीं करना है, कोई सा भी कंसेप्ट लर्न नहीं करना है, हर एक कंसेप्ट को समझना है. ठीक है, और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स नंबर 1 इज व्हाट इज. हम लोग यहाँ से बिगिन करेंगे एकदम बेसिक से. मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हमें कुछ भी नहीं आता है. ठीक है, हमें कुछ भी नहीं आता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता है. ठीक है, और उनके एकदम बेसिक से कवर अप करते जाएंगे. थोड़ा सा धैर्य बरतना, जिनको आता है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जिनको नहीं आता उनके लिए तो बेस्ट है. ठीक है, धीरे 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 सारा कंसेप्ट बिल्डअप होगा. धीरे 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 मोटिवेशंस आते जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर्स कवर होते जाएंगे. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सिस्टम एंड difference between system and surrounding. System and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग की हम लोग जब भी बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग हमेशा ही आ जाता है. ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग कहते किसको है, पहले तो हम लोग समझेंगे सिस्टम किसको कहते हैं. ठीक है, सिस्टम उसे कहते हैं अगर किसी भी क्लोज बाउंड्री पे, ठीक है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं. इफ अ सिस्टम इज अ मैटर और अ रीजन ऑन विच एनालिसिस इज डन. अगर आसान भाषा में समझे तो सिस्टम एक रीज़न है. अगर हम लोग इस रीज़न में अपना एनालिसिस कर रहे हैं, इस रीज़न पे हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, इस रीजन पे हम कंसीडर किए हुए रीज़न ए पे अगर हम लोग कंसीडर किए हुए हैं, या फिर रीज़न ए पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो रीज़न ए को हम लोग सिस्टम बोल लेंगे. और रीज़न ए के अलावा जो रीज़न ए के बाउंड्री लाइन के बाहर है, उस सारे बाउंड्री लाइन के बाहर वाले को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं. तो बहुत ही आसान भाषा में सिस्टम एंड सराउंडिंग हम लोग समझ में आ गया. सिस्टम किसको बोलेंगे, सराउंडिंग किसको बोलेंगे. तो नोट करना है यहाँ पे, अ सिस्टम एकदम धीरे 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 कंसेप्ट बिल्डअप करना है. जहाँ भी डॉट आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अवेलेबल रहूँगा आपका डॉट क्लियर करने के लिए. ठीक है, और कंसेप्ट बिल्डअप, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 to 12 मार्क्स हर एक गेट एग्जाम, बहुत ही डीप में अच्छे से समझना है. किसी भी टॉपिक को लर्न नहीं करना है, जितना अच्छे से समझेंगे उतना मज़ा आएगा थर्मोडायनेमिक्स कवर करने में. ठीक है, तो सिस्टम का डिफिनीशन लिखते हैं. अ सिस्टम इज अ मैटर और रीजन. तो ये रीजन हो गया हमारा, और रीजन ऑन विच
एनालिसिस ऑन विच एनालिसिस इज डन। तो सिस्टम किसे कहेंगे? सिस्टम इसे कहेंगे जिस पे हम एनालिसिस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और सराउंडिंग किसे कहेंगे? तो सराउंडिंग मैंने क्या बताया, इस सिस्टम के अलावा कुछ भी एक्सटर्नल जो भी है सबको हम लोग सराउंडिंग, सारे को हम लोग सराउंडिंग में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग external to system is known as is called surrounding। यहाँ तक किसी को कोई समझने में डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक्स है, बेसिक्स जितने अच्छे स्ट्रांग रहेंगे न्यूमेरिकल उतने अच्छा सॉल्व होगा, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग हम लोग समझ गए, सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म का यूज़ किया, ठीक है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस बाउंड्री से हम लोग सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली बाउंड्री, एकदम बेसिक से जाना है और एकदम अच्छे से पढ़ाई करना। जहाँ भी डाउट है हमें ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज बाउंड्री? ये स्केच काम नहीं कर रहा है, सो व्हाट इज बाउंड्री? What is boundary? बाउंड्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करके लिखना है। मैंने यहाँ पे बताया आपको, इट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज बाउंड्री? इट separates the system and surrounding, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है, इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब फिक्स्ड और मूवेबल, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स का यूज किया, एक एक टर्म को समझना है थर्मोडायनेमिक्स में। तो फिक्स्ड बाउंड्री क्या होता है और मूवेबल बाउंड्री क्या होता है, सो एग्जाम्पल के रूप में देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में मूवेबल बाउंड्री का एक एग्जाम्पल लिखेंगे। मूवेबल बाउंड्री का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मूवेबल बाउंड्री मीन्स रीजन हमारा फिक्स नहीं है। रीजन फिक्स कहाँ नहीं होता, जरा सोचो, दिमाग पे जोर दो, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर में रीजन फिक्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अप डाउन करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको कंसीडर करते हैं मूवेबल बाउंड्री में, ठीक है। सो इन मूवेबल बाउंड्री, सिलेंडर विथ पिस्टन, सिलेंडर विथ पिस्टन, सिलेंडर विथ पिस्टन, ठीक है। एंड फिक्स और ये मूवेबल बाउंड्री का एग्जांपल मैंने दे दिया। फिक्स बाउंड्री का कंसीडर क्या करेंगे? एग्जांपल, फिक्स बाउंड्री का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉक्स कंटेनिंग, अगर
कुछ भी कंटेन कर रहा है वो फिक्स बाउंड्री का कंटेनिंग। अगर गैस कोई भी रिजिड बॉक्स जो भी गैस अगर कंटेन किया हुआ है तो वो फिक्स बाउंड्री का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो रिजिड बॉक्स कंटेनिंग gases containing gases, okay, fixed box rigid box containing gases, ये हमारा फिक्स बाउंड्री का एग्जाम्पल हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए समझने में। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा सिस्टम एंड सराउंडिंग किसको कहते हैं, और सिस्टम एंड सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट क्या करता है, बाउंड्री। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में पढ़ा और बाउंड्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब आ जाता है टाइप ऑफ, चलो यहाँ इसको हम लोग रब भी कर सकते हैं, बट चलो ठीक है, रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम एंड सराउंडिंग में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, आज का लेक्चर बेसिक एकदम मैं उन सभी को कवर करने वाला हूँ। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जो सामने वाला पढ़ने वाला है वो एकदम बेसिक से कुछ भी नहीं आता उसको, और गेट का प्रिपरेशन करने आया, हम वहाँ से उठा रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गेट का प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग आपको नहीं पता है तो कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, अब आ जाइए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओके, सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम। ओके, सो अब जब भी हम लोग सिस्टम का बात करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या ट्रांसफ़र हो सकता है और क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है, मास अगर क्लोज सिस्टम है तो मास ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए फिक्स रिजिड बॉक्स है, अगर हम लोग एक रिजिड बॉक्स की बात कर लें, ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर ये फिक्स्ड है तो इसमें से चारों तरफ से ये पैक है, तो इसमें से मास ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ऑब्वियसली, ये बंद है तो मास ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। तो मास ट्रांसफ़र जब हम लोग मास ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड के आगे लिखेंगे नो, कोई भी मास ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा कि नहीं बताओ। क्लोज सिस्टम में क्लोज है, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी मीन्स हीट वगैरह कुछ अंदर बाहर कर सकता है क्या इस सिस्टम के, अगर क्लोज्ड है। ठीक है, तो हीट, अच्छा ठीक है, जब तक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, बट आइसोलेट हम लोग नहीं किए हैं। ठीक है, आइसोलेट नहीं किए मतलब, अच्छा ठीक है, अगर हम लोग मान लो थर्मस है हमारा एक, ठीक है, या फिर एक ग्लास ले लिए, क्लोज्ड ग्लास, ठीक है, उसको जब हम लोग अगर सॉरी हाँ उसको अगर हम लोग बाहर से टच करते हैं तो आपको फील तो आता है ना, तो हीट ट्रांसफ़र मतलब अंदर से बाहर हो रहा है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र अगर अंदर से बाहर हो रहा है तो एनर्जी ट्रांसफ़र में क्या लिखेंगे हम लोग, यस, सॉरी पहले वो नो गलती से बाय मिस्टेक, एनर्जी ट्रांसफ़र
एनर्जी ट्रांसफर में क्या होगा, क्लोज सिस्टम है, एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है क्योंकि हम हमारा एक रिजिड कंटेनर में गर्म पानी या गर्म कुछ भी डालोगे तो बाहर से फील तो कर पाओगे ना आप, तो एनर्जी ट्रांसफर यस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो आप लोग। चलो ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ये बोल सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, विदाउट वॉल्व। अब आ जाते हैं दूसरे सिस्टम पे। दूसरा सिस्टम हमारा क्या होगा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ठीक है, अगर ओपन सिस्टम है तो मास ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि सिस्टम क्लोज नहीं है तो मास भी बाहर जा सकता है और एनर्जी ट्रांसफर तो होगा ही होगा, तो दोनों में यस। ठीक है, जैसे कि ओपन सिस्टम क्या हो जाता है हमारा, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो टरबाइन। अभी नोट डाउन करते जाओ, जैसे जैसे कंसेप्ट बिल्डअप होगा वैसे वैसे और फील समझ में आते जाएगा, क्या होता है टरबाइन, कैसे वर्क करता है, पंप कैसे वर्क करता है, कंप्रेस, सब हम लोग सारा कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब एक एक चीज आते हैं, तो वहां से जब पढ़ाई फिर ये टॉपिक करेंगे टरबाइन, कंप्रेसर, पंप, तो उससे कोरिलेट करना। ठीक है, कैसे उसमें मास ट्रांसफर हो रहा है, कैसे उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, टरबाइन, पंप and compressor, and compressor. Okay, now let's come on the third system which is isolated, मतलब हम लोग उसको isolate कर दिए। isolated, isolated means क्या हुआ ना, जैसे क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो ट्रांसफर कर रहा था, उसको आइसोलेट कर दिए, मतलब उसमें सब एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं किया है। जैसे कि थर्मस वगैरह होता है वो आइसोलेटेड रहता है। ठीक है, और ये जैसे कि यूनिवर्स में से ना तो एनर्जी यूनिवर्स में बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, जैसे मास ना तो बाहर जा सकता है और ना तो अंदर आ सकता है। और इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है जैसे कि हॉट कॉफ़ी इन अ परफेक्ट आइसोलेटेड थर्मस इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, तो मास ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल ही नहीं होगा, यहाँ पे आइसोलेटेड का एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यूनिवर्स हो गया, और दूसरा बेस्ट एग्जांपल हॉट कॉफ़ी या फिर हॉट मिल्क इन a perfectly isolated thermos। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तीन टाइप का सिस्टम क्या है, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड। किसमें मास ट्रांसफर होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, किसमें नहीं होता है, सारे के एग्जांपल मैंने कवर कर लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसका रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम।
किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके, सो सिस्टम में प्रॉपर्टीज, तो इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, हर एक चीज़ का आगे बात करेंगे। पॉइंट फंक्शन मीन्स हुआ, जैसे कि थोड़ा सा बेसिक अभी दे दे रहा हूँ, अगर A to B हमें जाना है, ठीक है, तो ये रास्ते पे ना डिपेंड करके, अगर हम किसी भी रास्ते से A to B जाए, ये रास्ते पे डिपेंड ना करके बस एंड पॉइंट पे डिपेंड करे, तो उसे शायद पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज आर, नोट करके लिखना है आपको, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। ये क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन। एंड देखो गेट में डिफिनीशन कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बट अभी आप थर्मल पढ़ रहे हो, सोच रहे होगे इतना थ्योरी लेके या फिर इतना डिफिनीशन लिख के क्या फ़ायदा है, ठीक है। बट अभी से 6 महीने बाद या फिर अभी से 3-4 महीने बाद जब आप दूसरा सब्जेक्ट कवर करते रहोगे, भाई याद तक रहेगा नहीं रहेगा प्रॉपर्टीज बोलते किसको हैं। तब जब नोट्स उल्टाओगे ना, तब समझ में आएगा प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं। तब अगर नोट्स में ये डिफिनीशन नहीं लिखा रहेगा, फिर ढूंढते बैठोगे और गूगल करते बैठोगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाए साथ साथ, और बिल्कुल घबराए नहीं, हम लोग कवर करेंगे। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट कंसेप्चुअल काफ़ी है आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो राइट डाउन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन एंड आर exact or perfect differentials. Okay, example, प्रॉपर्टीज, सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। एक सिस्टम हम लोग कंसीडर कर लिए, ठीक है। लेट सपोज हम लोग एक सिस्टम यहाँ पे कंसीडर कर लिए, यहाँ पे मान लो एयर है, इस सिस्टम के यहाँ पे एक इमेजिनरी वॉल कंसीडर कर लिए, यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो अगर एयर है तो उस सिस्टम, उसमें कुछ तो इंटरनल एनर्जी हो गया, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हो गया। या फिर इंथैल्पी, उसका इंथैल्पी क्या होता है, इंट्रोपी क्या होता है, आगे आके सारा कुछ बताने वाला हो। इंथैल्पी क्या होता है, इंट्रोपी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में लिख लेंगे, इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम हम लोग समझ गए, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज 2 टाइप का होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज 2 टाइप का होता है, क्या क्या होता है। पहला टाइप इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरा टाइप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी and second one is extensive property. ठीक है, अभी तो समझ में आ जाएगा, मैं बोलूँगा आप समझ जाओगे क्या होता है। बट आगे जाके इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। इसे लर्न करने के लिए एक बेस्ट तरीका है, इंटेंसिव मीन्स इन, स्टार्टिंग में इन है तो इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, मास के, तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोज प्रॉपर्टी
property which are independent of masses, independent of masses, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे कि जितना भी ऑलमोस्ट स्पेसिफिक्स वगैरह होता है शायद उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक all means all specific properties are intensive property, ओके। हम लोग यहाँ पे स्पेस जिस भी प्रॉपर्टी में अगर स्पेसिफिक लगा दिया हमने तो वो कौन सा प्रॉपर्टी बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, सारा कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस हो उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, Cp एंड Cv, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक तो सारा समझ में आ गया, प्रेशर, ये सारा भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ओके। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो अगर एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट ऑफ मासेस। तो इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा, दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑन मासेस आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। those property which are dependent on masses are known as extensive property, okay। एग्जाम्पल वॉल्यूम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वॉल्यूम, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक जिसमें कंसीडर लगा रहे हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, ये याद रखना। स्टार मार्क डाल के लिख लो, ठीक है। स्टार मार्क डाल के नोट डाउन कीजिए। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और गेट वगैरह में तो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। बट अगर आप कोई भी एग्जाम्स अगर आप अदर देन गेट दे रहे हैं, जैसे कि इसरो भी, और या फिर कभी कोई बार्क, या फिर बार्क में भी न्यूमेरिकल रहता है ज़्यादातर, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सामने के लिए। तो नोट डाउन करके लिखना है, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर, all specific properties are or specific properties are intensive property, ठीक है। are intensive properties, ठीक है। नोट डाउन करके स्टार मार्क के करके लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक दो और एग्जांपल नोट डाउन कर लेंगे। वॉल्यूम हो गया, फिर से एनर्जी हो गया,
एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को हम लोग अगर गैसेज है तो उसके लिए दो टाइप के हीट कैपेसिटी होते हैं, एक सी बी एंड सी बी। तो हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल होता है। इंथैल्पी हो गया, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने समझा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज समझा, और ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट डाउन करके लिखना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है वो नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और आप लोग कंसेप्ट बनाते चले, मैं बताते चलूँगा। कहीं भी कोई भी डॉट आए आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा सारे डॉट्स का, ओके। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, एक टॉपिक यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, इक्विलियम्स। थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम्स किसे कहते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम्स कहा जाता है। थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम में बॉडी कब हम लोग कहेंगे, अगर कोई बॉडी है तो वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम में कब होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम, थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिक्स इक्विलियम। ओके, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलियम में हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई बॉडी थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम में है तो हम लोग कब बोलेंगे कि ये थर्मोडायनेमिकली इक्विलियम में है, ठीक है। अ बॉडी is said to be in thermodynamic equilibrium if इट इज इन, अगर किसी भी बॉडी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तब बोलते हैं, समझ लेना पहले, ठीक है, फिर नोट डाउन करना। किसी भी बॉडी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में तब बोलते हैं, ठीक है, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, when if it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. Thermal equilibrium, if it is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemically equilibrium, chemical equilibrium, ओके, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जब हमारा कोई भी बॉडी टेम्परेचर सेम हो, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा कोई भी बॉडी। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, ओके। अगर इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर है तो हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, बताओ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा इक्विलिटी ऑफ फोर्स एंड कपल्स हो। इक्विलिटी ऑफ फोर्स एंड
कपल रहे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में कब आएगा हमारा बॉडी, कब होता है, व्हेन इट कम्स टू इक्वलिटी इन केमिकल पोटेंशियल्स, ओके, व्हेन इट कम्स टू इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ओके, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग समझ गए, ठीक है। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे किसी बॉडी को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, जबकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। और तीनों का डेफिनेशन भी आप लोग समझ गए। थर्मल इक्विलिब्रियम किस कब बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, ओके। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जल्दी जल्दी अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है, ओके। आज फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, चलो थोड़ा सा ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेस किसको बोले हैं, ये सब बेसिक्स है एकदम। थर्मोडायनेमिक्स जब भी आप मतलब हर एक जगह लिखा देखोगे आप लोग प्रोसेस, स्टेट्स, तो ये सब जब तक समझोगे नहीं तब तक थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं समझते आप। फिर प्रोसेस किससे कहते हैं, व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस किससे कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस किससे कहेंगे समझेंगे। प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ स्टेट। अगर एक स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जब स्टेट चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, ओके। प्रोसेस किसे कहते हैं, तो चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। अब कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स, रिवर्सेबल प्रोसेस एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग हर एक जगह ये सुनते आओगे रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे क्लियर कर लो, एक बार का झमेला खत्म, ठीक है। नोट डाउन करके लिखो, व्हाट इज रिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं बताइए। रिवर्सेबल प्रोसेस, तो रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है, तो अगर हम लोग पहले समझते हैं फिर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, अगर उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स करें, डायरेक्शन में अगर रिवर्स करें, तो अगर वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि वो फॉरवर्ड पाथ फॉलो किया है, अगर वो सेम पाथ रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर फॉलो करे, ठीक है, और विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट बिना छोड़े हुए, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। समझ में आ गया। अगर कोई प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस है, उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने के बाद वो सेम
पाथ फॉलो कर रहा है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में था विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट इज नोन एज रिवर्सेबल प्रोसेस। अब विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट कहाँ पे, या ना तो सिस्टम पे इफेक्ट छोड़ना है ना तो उसको सराउंडिंग पे इफेक्ट छोड़ना है। जैसे वो फॉरवर्ड जा रहा है तो वैसे अगर वो बैकवर्ड आ रहा है तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस हो जाएगा। सबको क्लियर, नोट डाउन कर लेंगे। सो नोट डाउन करेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस में a process when reversed in direction follows the same path as that of forward path। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम वही लिखवा रहा हूँ। A process when reversed in direction follows the same path as that of forward path। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैंने एक पॉइंट और बोला था रिवर्सेबल प्रोसेस के, ये इसके साथ एक कंडीशन और होना चाहिए, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन सेम पाथ, without leaving any effect on system and surrounding, ओके। रिवर्सेबल प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट पे आता है, इरिवर्सेबल प्रोसेस। इरिवर्सेबल प्रोसेस किसे बोलेंगे? द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सेबल आर ऑल दोज प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सेबल प्रोसेस, या फिर ऑल एक्चुअल प्रोसेस, जो भी हमारा एक्चुअल होता है। अब देखो, अगर फॉरवर्ड से बैकवर्ड आ रहे हैं तो सेम पाथ नहीं कैरी करता है, ठीक है, सेम पाथ फॉलो नहीं होता है, तो ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर इरिवर्सेबल प्रोसेस, और द प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सेबल इज नोन एज इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख लेना बस एक छोटा सा, ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर irreversible process। reversible process, ओके, irreversible process, ओके, ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे छोटा सा कंसेप्ट का, विच इज अच्छा, हम लोग अब बात करेंगे किसी भी सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस कब कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस कहा जा रहा है, अगर किसी सिस्टम साइकिल अंडर साइकिल मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है,
ठीक है। अगर एक प्रोसेस का अगर इनिशियल पोजीशन ए पोजीशन है और अगर फाइनल पोजीशन बी है, तो ये हम लोग साइक्लिक कंडीशन तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जब इनिशियल अगर यहाँ से प्रोसेस चल के हम लोग घूम फिर के अगर यहीं पे आ रहे हैं, तो अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ सेम है तो हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। द सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगोन अ साइक्लिक व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पॉइंट व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। तो स्टार मार्क के करके लिख लेना ये पॉइंट साइक्लिक कंडीशन का फॉलो करता है। और एक पॉइंट और साइक्लिक चेंजेस के लिए होता है, साइक्लिक चेंजेस में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फॉर अ साइक्लिक चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो। ये 2 पॉइंट स्टार मार्क के अपने हम लोग को लिखना है। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लेना है, ठीक है। तो स्टार मार्क के लिखेंगे अ सिस्टम is said to have undergone a साइकिल सब वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ होगा। अंडरगोन अ साइकिल आप लोग नोट करते जाना। व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, ओके। अब आ जाता है अगर साइक्लिक प्रोसेस का प्रॉपर्टीज जीरो होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन प्रॉपर्टीज, अरे स्टार्ट से एंड सेम पॉइंट पे आ गया तो चेंज इन प्रॉपर्टीज क्या होगा, जीरो ही होगा ना, सिंपल सा बात है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ऑलवेज जीरो होता है, ओके। तो आई थिंक आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैटर्स के बारे में। मैटर्स क्या होता है, ठीक है। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और भी आगे बहुत सारे बात करेंगे, ठीक है। जो आइडियल गैस इक्वेशन में फिर मिक्सचर्स ऑफ, जब आइडियल गैस आ जाता है तो कैसे हम लोग डील करेंगे, मिक्सचर्स ऑफ आइडियल गैस को कैसे हम लोग डील करते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्विंग मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्विंग चालू हो जाएगा। तो इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।